खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, हमारा जो आज कोर्स जो है ये है BEGEC 133 BEGC 133 जिसका उन्वान है ब्रिटिश लिटरेचर। तो इसमें हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ने जा रहे हैं। शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। यह हमारा ब्लॉक 1 है। इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैकबेथ का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। फिर हम मैकबेथ के तो पहले हम तारुफ ब्लॉक आपको करवाते हैं। इस ब्लॉक में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, या इस ब्लॉक में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना है, या इस ब्लॉक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, या किन चीज़ों को हम समझने जा रहे हैं। मैकबेथ बिलाशुबा शेक्सपियर न सिर्फ अंग्रेजी अदब में बल्कि आलमी अदब में भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। यानी कि ये मैकबेथ के बारे में आपको ये जो ये ब्लॉक है ये उस पर मुनफरिद है। तो मैकबेथ एक प्ले है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। वी विल कम टू दिस विलियम शेक्सपियर लिटिल व्हाइल लेटर। वी वुड लाइक टू थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि हु वाज विलियम शेक्सपियर, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स English literature, how he became a great dramatist of not only of English literature but of he's being considered the greatest playwright of English literature. Even he's being considered one of the greatest playwrights of all literatures. इस ब्लॉक में आपको और उसके साथ साथ हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि what are the main themes Shakespeare had touched in his plays. Besides being a dramatist, Shakespeare was also a poet. तो यहाँ पे हम शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, हम उसको पहले एज अ प्ले राइट देखने की कोशिश करेंगे। उसने बिलाशुबा बहुत सारे सोनेट्स भी लिखे हैं। तो लेकिन शेक्सपियर उसके जब हम उसके वकार की बात करते हैं, उसके मियार की बात करते हैं, उसके स्टेटस की बात करते हैं, तो मेनली हम फिर उसके प्लेज को देखते हैं। इवन when you read William Shakespeare's play, you would always find there, Shakespeare had written his plays in verse form, जिसको हम वर्स ड्रामा भी बोलते हैं। तो और मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आप शेक्सपियर के प्लेज में देखते हो वो भी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। और इवन वी वुड थ्रो लाइट ऑन दिस किया, is Shakespeare really the great playwright of English literature? Is Shakespeare still relevant? Are Shakespeare's plays contain this what we call themes which are universal in character, universal in nature? इन इश्यूज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको शेक्सपियर के अजीम तरीन ड्रामा, पहले हम इस थोड़ा सा आपको ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद थोड़ी सी बात हम शेक्सपियर की भी करेंगे। तो आपको शेक्सपियर के अजीम तरीन ड्रामों में से एक का मुताला करने का मौका मिलेगा। यानी कि हम इस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमें एक विलियम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ने को मिल रहा है जिसका नाम है मैकबेथ। शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। इनफैक्ट ही रोट 37, some critics believe he wrote 37 plays, and और कुछ कह रहे हैं कि 38 plays हैं, and he even wrote 154 sonnets. तो मैकबेथ एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। मैकबेथ में बड़ी तादाद में मसाइल पैदा होते हैं। ये एक सियासी ड्रामा है जिसमें हुक्मरानी, रियासत और माशरे में हम आहंगी, हमदर्दी और वफादारी के इंसानी जज्बात और मसाइल के पुरअमन हल के मसाइल को उठाया जाता है। ब्लॉक इस ड्रामे की तस्वीर को वाज़ेह अल्फाज में पेश करता है और तबसरा के लिए किरदारों के मौकिफ और रवैयों को ले लेता है। तो स्टेट क्रॉफ्ट के लतीफ तरीक स्टंट की तफसील की मदद से खुले हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ किरदार अपनाते हैं, जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामा डॉक्टर फास्टस में। इसी तरह मैकबेथ में भी हम एक विलन हीरो से आमने सामने हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें मैकबेथ से हमदर्दी करनी चाहिए या इसे इंसानी शक्ल में शैतान के तौर पर रद्द करना चाहिए। यानी कि वही बात यहाँ पे आ रही है, एरिस्टोटल की बात यहाँ पे आ रही है। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पोइटिक्स।
उसमें एरिस्टोटल राइट्स की जो ट्रेजेडी होती है, इट arouses pity and at the same time it arouses fear, you know, among audience. यानी कि जब आप ट्रेजेडी पढ़ते हो, ट्रेजेडी जब आप एक सानिया पढ़ते हो, एक ट्रेजेडी ट्रेजिक प्ले पढ़ते हो, तो या आप मैं आपको इस इन अल्फाज में भी समझा सकता हूँ। अगर आप थिएटर जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, और आप वहां पे एक थ्रिलर मूवी देख रहे हो, एक सैड मूवी देख रहे हो, जहां पे एक हीरो जो होता है उसकी, यानी कि जो उसके एम्स होते हैं, जो उसके एस्पिरेशंस होते हैं, वो उनको कामयाब पाने में हासिल नहीं होता है। यानी कि और उसमें साथ साथ उस हीरो की फिर, यानी कि एक तो है वो ही इज डूम्ड, जिसके वो अपनी जो उसकी डेस्टिनी होती है, या जिन जो भी वो काम करना चाहता है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप ट्रेजेडी को पढ़ते हो, ये आपको यहाँ से आपको डर भी मिलता है, डर देखने को मिलता है। यूं यानी कि जब आप कोई मूवी देखते हो जिसमें आपको कोई डरावनी मूवी होती है जिसमें आप बहुत डरते हो, क्योंकि वहां पे वो विलन पावरफुल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हीरो। हीरो को बहुत ज्यादा पिट जाता है विलन से, जो भी उसमें होते हैं, या वो अपने काम में कामयाब नहीं होता है, या ऐसे भी होता है कि एक जो हीरोइन या हीरो होता है, जो वो लास्ट में वो जो उनके एम्स होते हैं वो उनको पाने में कामयाब नहीं होते हैं। तो उस ट्रेजेडी में फिर क्या होता है कि आप हमदर्दी एक हीरो के साथ दिखाते हो। जो ही आप देखते हो कि एक हीरो एक मूवी में पिट जाता है एक विलन से, एक सेकंड ग्रेड कैरेक्टर से, एक नोबल बर्थ का कैरेक्टर, एक हीरो। वी नो व्हेन वी टॉक अबाउट अ ड्रामा, यू नो, एंड ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो एक प्रोटोगनिस्ट ड्रामा में होता है जिसको हम हीरो भी बोलते हैं। एक जो मेन कैरेक्टर, मेन किरदार जो अदा करता है एक प्ले में या एक मूवी में, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में हीरो भी बोलते हैं। तो जब आप मूवी देखते हो वहां पे आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे फिर आप क्या करते हो कि जब आप हीरो के साथ हमदर्दी स्टार्ट करते हो। आपने बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे जहां पे आपने खुद को एक हीरो या हीरोइन या कुछ और कैरेक्टर्स के साथ आपने हमदर्दी अपने आप दिखानी स्टार्ट की होगी, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि ये कैरेक्टर जो है ये चीजें डिजर्व नहीं करता है। तो इसलिए आप में क्या अराइज होती है, आप में किस कौन सी चीज जाग जाती है? हमदर्दी। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है ड्रामा का या ट्रेजिडी का, वो है फियर, यानी कि डर, खौफ जिसको हम बोलते हैं। यानी कि आपको बहुत ज्यादा वहां पे यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है वहां पे, यानी कि बहुत ज्यादा वो थ्रिलर मूवी होती है, आप डर जाते हो, भूत यानी कि वो घोस्ट्स होते हैं वहां पे। तो ऐसे ऐसे एपिसोड्स आपको देखने पड़ते हैं, आप सहम जाते हो। तो वहां पे फिर वो फियर फैक्टर आप में पैदा होता है। तो अब यहाँ पे ये बात होती है, जब आप मैकबेथ को पढ़ते हो तो क्रिटिक्स का मानना है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ही आप मैकबेथ को पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्या एक इस मैकबेथ को पढ़ के आप में पिटी या फेयर, या दोनों फैक्टर्स आप में आ सकते हैं जब आप इस प्ले को देखोगे, इस प्ले को पढ़ोगे? तो Aristotle was of the opinion that when you read a tragedy, when you watch a tragic play, tragic movie, these two things you would always feel. One is this tragedy arouses, it arouses pity and fear among audience. तो वैसे ही ये शेक्सपियर की इस प्ले की भी बात है। तो शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, स्पेशली मैकबेथ की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द दिस प्ले एंजॉयज अ यूनिक प्लेस। यानी कि एक मैकबेथ जो है ये ट्रेजेडी है, सानिया है। अब यहाँ पे जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, हम शेक्सपियर की हम बात करते हैं, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, शेक्सपियर ने कॉमेडीज भी लिखी हैं, शेक्सपियर ने रोमांटिक प्लेस भी लिखे हैं, शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो एक कंटेम्पररी प्ले राइट थे शेक्सपियर के, वो शेक्सपियर के दौर में ही लिख रहे थे। उसका भी एक इम्पोर्टेंट प्ले है डॉक्टर फास्टस। शेक्सपियर के साथ साथ क्रिस्टोफर मार्लो भी लिखते थे, इन्होंने भी ट्रेजेडीज लिखी हैं। तो लेकिन जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो शायद उतना स्टेटस, उतना वकार नहीं पाया, उसने उतना वकार नहीं पाया जितना शेक्सपियर ने पाया है।
तो शेक्सपियर में ऐसा क्या था कि जो बाकी ड्रामेटिस्ट में नहीं है, या इसके बाद जो आने वाले प्ले राइटर्स थे या इवन राइटर्स है। शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, ही इज being considered one of the greatest playwrights as well as poets of English language। तो एक्चुअली शेक्सपियर, जो भी हम किसी ग्रेट अच्छे राइटर की बात करते हैं, जो अच्छा राइटर होता है, इसमें कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो इसको एक ऑर्डिनरी इंसान से हटके बनाता है। फॉर इंस्टेंस, when you talk about a great poet, when you talk about any writer, or he or she could be a novelist, a short story writer, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो ग्रेट बनता है, जिसकी वजह से कुछ चीजों की वजह से वो यूनिक आपके सामने वो नजर आता है। शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर भी वैसा ही था। तो अब क्या चीजें थी शेक्सपियर में कि वो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट बन गई इंग्लिश लिटरेचर के। तो एक्चुअली कुछ, शेक्सपियर वाज हैविंग सुप्रीम पावर ऑफ इमेजिनेशन, ही वॉज हैविंग ग्रेटर जेस्ट फॉर लाइफ। यानी कि जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, शेक्सपियर के पास बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव पावर था। यानी कि वो बहुत ज्यादा, वो यानी कि ही वाज हैविंग अ ब्रॉडर विजन। he could even he could even thought about those things, incidents which might not have happened during the Elizabethan era, the era in which Shakespeare lived। तो शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर एलिजाबेथन एरा में रह रहे थे, 16th सेंचुरी की बात जब हम करते हैं, इंग्लिश जब हम अंग्रेजी ब्रिटेन की बात करते हैं, तो एलिजाबेथन एरा में रह रहे थे। क्वीन एलिजाबेथ तब रूल कर रही थी इंग्लैंड पे। तो शेक्सपियर के पास जो क्वालिटीज थी, पहले उसके पास ये क्वालिटी थी कि वो, उसके पास सुप्रीम पावर ऑफ इमेजिनेशन थी। he was having greater zest for life, यानी कि he was thoroughly, extensively, interested in human life। यानी कि he looked at human life thoroughly। यानी कि जैसे वो तह तक जाना है जिसको हम बोलते हैं। तो ही इवन जो भी वो किसी चीज को ऑब्जर्व करता था, he was observing each and every event minutely। तो उसके और इसके पास एक he was having a comprehensive soul। यानी कि जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव सोल की बात करते हैं, तो यानी कहने का मतलब यह है कि शेक्सपियर वो दिमाग रखते थे, वो दिल रखते थे, वो सोच रखते थे, वो नजर रखते थे कि वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, सोच सकते थे। उन चीजों के बारे में भी उसको इल्म था कि जो इवन जो उस एरा में वो चीजें नहीं हुई थी। अभी हम थोड़ी सी कुछ देर बाद आपको एग्जांपल देके समझाएंगे कि when we talk about when we take any play of Shakespeare, तो वहां पे आपको दिखेगा कि is Shakespeare really a great dramatist। तो फिर और एक he was having uncommon sensibility। तो जब हम एक अच्छे राइटर की बात करते हैं, किसी भी राइटर की आप बात कर लो, अगर आप मिर्जा गालिब की बात करोगे, मिर्जा गालिब एक बुलंद पाया उर्दू शायर रह चुके हैं। उर्दू दुनिया की जब हम बात करते हैं, जब हम उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं, तो मिर्जा गालिब का नाम, वहाँ पे मिर्जा गालिब का एक अलग स्टेटस है उर्दू लिटरेचर की। जब हम बात करते हैं, उर्दू पोइट्री की बात हम करते हैं, लेकिन शेक्सपियर की तरह भी एक मिर्जा गालिब, एक उसको ये इल्म था कि मेरे में कुछ है जो मेरे को यूनिक बनाता है दूसरे राइटर से। यानी कि उसने कहीं पे लिखा भी है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। दिस इज मिर्जा गालिब फॉर यू। फ्रॉम दिस वर्स यू कुड इवन अंडरस्टैंड कि मिर्जा गालिब की पहुंच कहां तक थी। मिर्जा गालिब वाज कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेटनेस एज एन आर्टिस्ट। यानी कि मिर्जा गालिब वाज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। He was having all those traits, characteristics which a good writer, which a great writer requires। तो वो लिख रहे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां और। यानी कि मिर्जा गालिब यहाँ पे लिख रहे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। There are so many poets across the world, particularly Ghalib is talking about Urdu language, Urdu poetry।
यानी कि उर्दू लैंग्वेज वहाँ बहुत सारे पोइट्स रह चुके हैं। इवन मिर्जा गालिब से पहले भी बहुत सारे राइटर्स थे। उसके कॉन्टेम्प्रेरी एरा में जब वो लिख रहा था तब भी बड़े बड़े अच्छे राइटर्स थे। इवन मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक जो मिर्जा गालिब के कॉन्टेम्प्रेरी रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है। मीर तकी मीर, यानी कि वो भी बहुत अच्छे एक राइटर थे। मीर तकी मीर के बारे में मिर्जा गालिब ने एक दिन कहा था कि शायद एक वर्ष मीर तकी मीर की इतनी पसंद आई थी गालिब को, तो उन्होंने फिर कहा था कि शायद काश मैंने ये काश मैंने ये वर्ष लिखी होती। अब वो डिमांड कर रहा है कि काश मीर तकी मीर मुझे वो वर्ष देते, मैं उसका अपना सारा दीवान देता। यानी कि तुम मेरे, जैसे वो मीर तकी मीर की वो वर्स मेरे जहन में वो आ रही है। वो फरमाते हैं उसमें कि तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। दिस वाज द वर्स फॉर विच मिर्जा गालिब सेड had जैसे मीर तकी मीर given this verse to me, I would have definitely given my whole divan, my whole poetry collections to मीर तकी मीर। यानी कि इतनी पसंद आई थी मीर तकी मीर की एक वर्स मिर्जा गालिब को। तो इस वर्स में भी बहुत कुछ छुपा है। यानी कि लेट मी रिपीट दिस वर्स वंस मोर so that you could understand, so that you could comprehend from your own perspective कि यहाँ पे कनोटेटिव में आप क्या इस मीनिंग, इतनी क्या इस वर्स में मीनिंग है जो मिर्जा गालिब को ये वर्स छू गई। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो कहने के बाद, कहने जब हम बात कर रहे हैं तो मिर्जा गालिब पीक एक यानी कि वो उसमें ये कॉन्शियसनेस थी, वो उसमें ये सोच थी कि उसको पता था कि मैं एक ग्रेट आर्टिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहीं पे भी एक कहीं और पे लिखा है, रिक्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिक्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। यानी कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। Here he is talking about मीर, यानी कि रिक्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। Galib, you are not the master of Urdu language. You cannot say you are the supreme artist of Urdu language. Indirectly saying I am great, यानी कि कह रहे हैं रिक्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। गालिब में एक ये है कि उसने उसने तंज से बहुत पोइट्री लिखी है, उसने आयरॉनिकल वे में बहुत ज्यादा पोइट्री लिखी है। वो कुछ लिख रहा है लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और होती है। जैसे वो इसमें लिख रहे हैं इस वर्स में, रिक्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, यानी कि यू आर नॉट द मास्टर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। कहते हैं देयर इज दिस, द पीपल से देयर इज दिस सेइंग, देयर वाज अ मीर, अ पोएट कॉल्ड मीर। यानी कि कहते हैं कि रिक्ता की तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। यानी कि यहाँ पे वो मीर को क्रेडिट देता है, यानी कि मीर को वो एक अच्छे राइटर मानते हैं, एक अच्छे पोइट मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद की जो उसकी कॉन्शियसनेस है, खुद की जो उसकी जो अवेयरनेस है कि मैं एक बड़ा राइटर हूँ। यहाँ पे वो एक छुपी हुई कनोटेटिव मीनिंग यहाँ पे वही है, बिकॉज ही हैड एक्सप्लिसिटली सेड एट द वेरी आउटसेट। जैसे वो लिख रहे हैं कि रिक्ता की तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, यानी कि दूसरे वे में बोल रहे हैं कि तुम ही उस्ताद हो इस लैंग्वेज की। जैसे फिर किसी और जगह वो मिर्जा गालिब लिखते हैं, बुला लो मुझे चाहे जिस दम, बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी ना आ सकूं। दिस इज मिर्जा गालिब फॉर यू, दिस इज मिर्जा गालिब्स कॉन्शियसनेस। यानी कि वो एक ही वाज कॉन्शियस, he was aware of the fact that he was having unique qualities, he is a different lot, he is even a supreme artist। इवन शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर वाज आल्सो कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेटनेस एज अ प्लेराइट, एज अ पोएट। इसने उसने एक सोनेट में भी अपने जो उसकी जो ग्रेटनेस है उसको पता था कि मैं ग्रेट राइटर हूँ। इवन एक सोनेट में वो लिखते हैं, सो लॉन्ग मैन कैन सी और आईज कैन, सो लॉन्ग मैन कैन सी और आई, सो लॉन्ग मैन कैन सी। तो यानी कि जब उसमें वो लिख रहे हैं, सो जैसे वो सोनेट में वो लिख रहे हैं कि जब तक ये दुनिया रह रही है, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी।
यानी कि कहने का मतलब उसकी उस वो दिस वर्स गोज लाइक, यानी कि एक सोनेट में शेक्सपियर खुद लिख रहे हैं, as long as men can breathe. Actually these अब and let me recall this verse in correct context, and the verse goes like this: as long as men can see or eyes, यानी कि as long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. यानी कि शेक्सपियर का मानना ये है कि जब तक ये दुनिया, जब तक ये यहाँ पे इंसान आते रहेंगे, जब तक एक आखिरी दम तक यहाँ पे इंसान रहेंगे, तब तक मेरी जो लिखाई है, मैंने जो लिखा है, ये हर एक बंदे तक, ये मेरी जो राइटिंग्स है ये पहुंच जाएंगी। यानी कि वो लिख रहे हैं एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग, यानी कि वो लिख रहे हैं कि जब तक इस दुनिया में जितनी भी जनरेशंस आने वाली हैं, तो तब तक वो मेरे को, मेरी जो राइटिंग से उन वो इन्फ्लुएंस हुआ करेंगे, मेरी जो वर्सेस से, मेरी जो राइटिंग से। तो शेक्सपियर वाज अ ग्रेट राइटर. We have talked about a couple of things, how Shakespeare was a great artist. He was having a broader vision. He was having a comprehensive soul. He could even imagine about those incidents, events which might not have happened during Elizabethan era, even during Shakespeare's own life, maybe prior to his own life, not even, यानी कि अभी जब वो शेक्सपियर रह रहे थे तब उसने कुछ चीजों के बारे में लिखा था, शायद तब वो चीजें किसी बंदे ने नहीं सोचा था, या तब वो चीजें नहीं हुई थी। तो शेक्सपियर पे जब हम शेक्सपियर, जितने भी आर्टिस्ट अभी तक आए हैं, जितने भी प्ले राइटर्स आए हैं, ड्रामेटिस्ट आए हैं, शायर आए हैं अंग्रेजी दुनिया में, चाहे आप बेन जॉनसन की बात करोगे, बेन जॉनसन जो है एक एलिजाबेथियन एरा में रह रहे थे, एलिजाबेथियन ड्रामेटिस्ट थे, शेक्सपियर के कॉन्टेम्पररी थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा तारीफें की थी शेक्सपियर की। जॉन डन की बात करो, मिल्टन की बात करो, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करोगे, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करोगे, टीएस इलियट की बात करोगे, डब्ल्यू बी येट्स की बात करोगे, यानी कि किसी और राइटर की भी बात करो, किसी और लैंग्वेज में टोलस्टॉय की बात करोगे, अल्लामा इकबाल की बात करोगे, किसी और राइटर की भी आप बात करोगे, इंडियन राइटर्स में से आप किसी को भी उठा के देखो, either you are going to talk about Rabindranath Tagore, अनीता देसाई, नसीम इज़ेकल, यानी कि हर एक राइटर पे शेक्सपियर का इन्फ्लुएंस है। यू वुड हार्डली फाइंड अ राइटर who is who is hate, यानी कि who is यानी कि who looks at Shakespeare with this attitude of contemptuousness, यानी कि one who is having this attitude of hatred towards Shakespeare, यानी कि शेक्सपियर को कोई बंदा पसंद ना, यानी कि पसंद ना करे। हाँ, अब ये है कि क्रिटिक्स बहुत सारे हैं, उन्होंने क्रिटिकल वे में अपनी जो उन पे जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर की ये क्वालिटी है कि अगर आप किसी बंदे को पढ़ रहे हो, यू कैन इवन क्रिटिसाइज हिम, यू आर हैविंग दिस राइट कि उसको आप क्रिटिसाइज करते हो, कर सकते हो। उसको आप अगर कहीं पे लग रहा है कि या ही जहाँ पे वो आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसकी ओपिनियन ठीक नहीं है, you are having every right, you could even criticize him, you could censure him। जैसे शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमें देखने को बहुत सारी चीजें मिलती है, कुछ चीजों के बारे में, जैसे वो उस कहीं पे वो लिखता है कि बस ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के बारे में एक ब्रिटिश रेस को वो सुपीरियर मानता है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि आप उस बात से एग्री करोगे शेक्सपियर के। तो शेक्सपियर रेनेसेंस, जब हम शेक्सपियर की जो एज है, शेक्सपियर रेनेसेंस की एरा में रह रहे थे, यानी कि एलिजाबेथन एरा में रेनेसेंस का एक इन्फ्लुएंस आया था, रेनेसेंस की एक तारीख चली थी, यानी कि वी विल कम टू दिस रेनेसेंस लिटिल व्हाइल लेटर। हियर आई एम रिमाइंडेड ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो एक जिन्होंने एक प्ले लिखा है अल्केमिस्ट, उसकी उसका उसकी एक अच्छी यानी कि कॉमेडी के नजर से भी आप उसको देख सकते हो। शेक्सपियर के बारे में वो कहते हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। उसने एक शेक्सपियर के बारे में उसने एक पोइम लिखी है इन द लविंग मेमोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, उसकी यानी कि एक मेमोरी उसने पेश की है उस पोइम में विलियम शेक्सपियर को। उसमें वो लिख रहे हैं ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स,
यानी कि बेन जॉनसन का मानना है कि जो शेक्सपियर, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, आप किसी भी राइटर को उठा के देखो, इवन किसी भी ग्रेट क्रिटिक को उठा के देखो, चाहे हम जॉन ड्राइडन की बात करेंगे जिसका बहुत बड़ा मेयार है अंग्रेजी दुनिया के क्रिटिसिज्म में, सैमुअल टेलर कोलरिज को उठा के देखो, उसका भी एक अपना वकार है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। आप मैथ्यू अर्नोल्ड को देख लो, आप टी.एस. एलियट को उठा के देख लो, आप किसी भी कॉन्टेम्पररी थियरिस्ट को उठा के देखो, चाहे आप एडवर्ड सईद की बात करोगे या इवन किसी और राइटर की बात करोगे, गायत्री स्पिवाक की बात करोगे, तो ये हर एक जो ये राइटर है, इन they might, when you read their comments vis-a-vis Shakespearean plays, there is no doubt about this, they might have criticized Shakespeare somewhere, but there is this factor, you would find this factor invariably, eternally in their writings, they have always loved Shakespeare, loved Shakespearean plays, poems. तो इवन अगर आप फिर फेमिनिस्ट्स की बात करोगे, कभी कभार आपको लगता है कि फेमिनिस्ट्स आर इन फेवर ऑफ शेक्सपियर, एंड एट टाइम्स यू फील they are criticizing Shakespeare because they feel Shakespeare had not projected women folk in his plays the way एक women को लाना चाहिए, तो that's a different issue. तो अब यहाँ पे मैं बेन जॉनसन की बात कर रहा था. बेन जॉनसन had said once, even he wrote a poem, एक पोइम उसने लिखी है, मेमोरी इन द लविंग मेमोरी ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर. तो जब उसने वो पोइम लिखी थी, तो उस पोइम में वो लिख रहा है कि ही वाज नॉट फॉर इन एज, यानी कि शेक्सपियर जो है ये खाली एलिजाबेथन एरा के लिए नहीं बना था. इसकी जो शख्सियत है, इसकी जो जात है, इसकी जो अपनी पहचान है, ये आने वाले जनरेशन के लिए भी है. And even he writes in that particular poem, soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage. Here Ben Jonson is talking about the wonder of our stage. यानी कि शेक्सपियर was a great playwright. जब स्टेज की बात आते हैं, प्लेस को यूजुअली स्टेज पे ही इनेक्ट किया जाता है, यानी कि शेक्सपियर ने नाम कमाया था अपनी ही एरा में जब वो रह रहे थे. यूजुअली क्या होता है कि राइटर्स के साथ क्या होता है कि ये फिर जब इनकी डेथ होती है, उनके बाद उनको क्रिटिक्स पढ़ते हैं, बहुत बाकी लोग पढ़ते हैं, फिर वो लिटरेरी दुनिया में आते हैं, फिर कोई कमेंट करता है उन पे, फिर उनकी फिर वो पॉपुलर हो जाते हैं. लेकिन शेक्सपियर इज वन अमंग दोज राइटर्स who achieved fame, name and fame, this success achievements when Shakespeare was alive. So even Queen Elizabeth was very much impressed with Shakespearean writings, more particularly his tragedies. तो फिर शेक्सपियर के बारे में लिख रहे हैं बेन जॉनसन इस प्ले में, the applause, delight, the wonder of our stage. यानी कि फिर वो लिख रहे हैं, I will not lodge thee by, this is an interesting line, I will not lodge thee by Chaucer or Spenser, or bid Beaumont lie a little further to make thee a room. यानी कि बेन जॉनसन का मानना है हम जॉफ्री चौसर, जिसको हम फादर मानते हैं अंग्रेजी शायरी के, अंग्रेजी लिटरेचर के, तो इवन स्पेंसर, a great name, even Elizabethan वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, Elizabethan लिटरेरी वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, रिनेसेंस की हम बात करते हैं. रिनेसेंस एक्चुअली एक मूवमेंट चली थी, इसके बारे में हम अभी थोड़ी सी बात करेंगे कि what was this Renaissance, how it came into origin, how it came into being, what were the factors which led towards this emergence of Renaissance. We will come to this in a while from now. Let me finish this. Initially, we are talking about Ben Jonson's tribute. Ben Jonson in this poem is paying a great tribute to his contemporary playwright who's named as Shakespeare. तो इस पोइम में फिर बेन जॉनसन लिख रहे हैं, यानी कि मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि मैं आपको चौसर के बिल्कुल साइड में रखूं, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा, मेरे लिए ये भी ठीक नहीं रहेगा कि मैं आपको स्पेंसर के बीच में रखूं, या एक साइड से मैं स्पेंसर को रखूं, दूसरी साइड से मैं जोफ्री चौसर को रखूं, तीसरे साइड से मैं आपके आगे
बी अमाउंट एक और ग्रेट एक राइटर रह चुके हैं एलिजाबेथन एरा के। वो बोल रहे हैं कि मैं पसंद करूंगा आपको एक अलग रूम देना, इन तीनों को तो मैं एक जगह बैठा सकता हूँ, लेकिन मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि मैं आपको इनके सामने रखूं। यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि बेन जॉनसन यहाँ पे ये नहीं है कि वो ही इज demeaning belittling these great writers of English literature, be it Geoffrey Chaucer, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर और बी अमाउंट। यानी कि बेन जॉनसन का मानना ये है कि आपका मयार, आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो जात है, वो कहीं और डिजर्व करती है, आपकी पोजीशन कुछ और है। तो यानी कि फिर वो इसी लिख रहे हैं कि यानी कि जो आपकी बुक्स हैं ये हमेशा रहने वाली हैं। तो जब हम यानी कि शेक्सपियर की बात करते हैं, बेन जॉनसन उसके कॉन्टेम्पररी थे, उसी एरा में वो लिख रहे थे। यूजुअली क्या होता है, जब एक राइटर लिखता है और उसके उसी एरा में कोई और राइटर लिख रहा हो, तो फिर उनमें वो तजाद होता है, वो तजब्जुब के शिकार होते हैं, वो एक दूसरे को हसद की नजर से देखते हैं। एक बंदा सोचता है कि मुझ में ग्रेटनेस है, दूसरा बंदा सोचता है कि मैं क्यों उससे ग्रेट नहीं हूं। तो फिर वो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा होता है। जैसे अगर आप मिर्जा गालिब की बात करोगे, मिर्जा गालिब के दौर में ही मोहम्मद इब्राहिम जोक जैसा बंदा लिख रहा था। मिर्जा गालिब वाज वेरी मच जेलस, about this gentleman called मोहम्मद इब्राहिम जोक। यानी कि मिर्जा गालिब उसने बहुत पोइट्री यानी कि कुछ वर्सेस, कुछ पोइम्स उन्होंने ट्रिब्यूट यानी कि ट्रिब्यूट ही पेश की उन्होंने मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम जोक के नाम। लेकिन उन पोइम्स में आप क्या देखते हो, वो तनज आप वहां पे देखते हो। यानी कि आप उनमें देखते हो कि मिर्जा गालिब मोहम्मद इब्राहिम जोक को दूसरी नजर से देखते हैं। मिर्जा गालिब का मानना था कि मोहम्मद इब्राहिम जोक में उतनी उतनी पावर नहीं है, उतनी यानी कि विजन उसका उतना नहीं शायद जितना मिर्जा गालिब का विजन है, या जितनी ग्रेट पोइट्री मिर्जा गालिब लिख रहे थे शायद उतनी ज्यादा कौन मोहम्मद इब्राहिम जोक नहीं लिख पा रहे थे। तो क्या होता है कि जो कंटेम्प्रेरीज होते हैं, यानी कि ऐसी बात है कि अगर आपका कोई फ्रेंड कामयाब होता है, आपके हमसाया कुछ और वो कुछ और करते हैं, आपको लगता है, फिर आप बातें स्टार्ट करते हो, बोलना स्टार्ट करते हो, यू बिकम लिटिल बिट जेलस। यानी कि ये दिस इज नेचुरल, दिस इज ए ह्यूमन, यानी कि एक ह्यूमन नेचर में ही है ये बात कि इंसान जो है ये जब ये दूसरे को देखता है फिर कंपेयर स्टार्ट करता है, अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट करता है दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या एक हमसाया दूसरे हमसाये के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। उस हमसाये के पास गाड़ियां हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें उन्होंने की हैं। दूसरी साइड से ये जो हमसाया होता है वो खाली इसी स्टेज में होता है कि इसके पास ये चीजें क्यों हैं। तो वैसी ही बात राइटर्स में भी होती है। दिस इज एब्सोल्युटली यानी कि indisputable that you would always find writers in conflict, especially writers who are living in a same age, who are writing at a same point of time। एक ही एरा में जब राइटर्स लिख रहे हो, ड्राइडन की बात करोगे, ड्राइडन ने भी कुछ, जब आप रेस्टोरेशन पीरियड की बात करते हो, कुछ राइटर्स ऐसे थे जिनको जॉन ड्राइडन ने बड़े सटायरिकल अंदाज में उन्होंने तंज किया है, उन पे वार किया है, उन पे उन्होंने हमला किया था। क्योंकि जैसे अगर आप रोमांटिक एरा की बात करोगे, रोमांटिक एरा जब पीबी शेले लिख रहे थे, जब ग्रेट रेवोल्यूशनरी राइटर लाइक लॉर्ड बायरन लिख रहे थे, तो वहां पे एक बंदा जैसा अगर कोई थॉमस पीकॉक एक राइटर रह चुके थे, उन्होंने कुछ फिर, या अभी कुछ और भी राइटर्स तब लिख रहे थे, उन्होंने फिर क्वेश्चंस रेज किए थे। जॉन कीट्स की पोइट्री पे उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए थे। Even they asked questions about this Lord Byron's poetry. They hated Lord Byron's revolutionary spirit. Even P.B. Shelley's idealistic poetry. तो उन्होंने फिर उनको अटैक किया। यानी कि ये समझाने में मैं आप ये बात इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो राइटर्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है इनमें। अभी हम बात कर रहे थे मिर्जा गालिब और मोहम्मद इब्राहिम जोक की,
उर्दू लैंग्वेज, उसका बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है उर्दू लैंग्वेज, उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है उर्दू लैंग्वेज में। मिर्जा गालिब का अलग अलग एक आला मकाम है। इवन सर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल भी, जिसका उर्दू पोइट्री में बहुत बड़ा नाम है, वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे मिर्जा गालिब की पोइट्री में, मिर्जा गालिब की पोइट्री से। इवन ही अल्लामा इकबाल ने एक पोइम लिखी थी एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, जिसमें वो ट्रिब्यूट देते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को, यानी कि उसको वो मानते हैं अपने उस्ताद, उसको वो मानते हैं कि इसकी पोइट्री में कुछ चीजें हैं, इसकी पोइट्री में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी मे बी जो आप बाकी लोगों में नहीं देखोगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अब ये भी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये भी रेज होता है कि when you read Mirza Ghalib's poetry, he is a poet par excellence. He had given number of poems which are immortal. I mean, those poems have made Mirza Ghalib an immortal entity. वैसे ही शेक्सपियर ने भी बहुत कुछ प्लेस दिए हैं, उसने बहुत पोइम्स लिखी है। उन पोइम्स में आप ऐसी कुछ चीजें देखते हो जिनकी वजह से आप शेक्सपियर को लाइक करते हो, पसंद करते हो। इट्स फॉर दोज थिंग्स यू फॉल इन लव विद शेक्सपियरियन राइटिंग्स, यू लव शेक्सपियर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। तो कुछ चीजें हैं शेक्सपियर में। तो जब हम अच्छा शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, वो रेनेसांस के एरा में लिख रहे थे। तो एक्चुअली जब हम रेनेसांस की बात करते हैं, इस 16th सेंचुरी में एक कॉन्सेप्ट आया था, एक तहरीक चली थी। तो इसका जो बुनियादी मकसद ये था कि रेनेसांस का मतलब ये था कि जब जो भी राइटर्स तब तक थे वो कुछ और लिख रहे थे। रेनेसांस जब शेक्सपियर एज में क्या हुआ था कि अब लोग देखना स्टार्ट कर गए, जो ये हर एक चीज को जज कर रहे हैं। Man was looking each and every object, scientifically. He was behaving like a pragmatist. He was looking at each and every जितनी भी objectives हैं, he was looking at them objectively, scientifically. तो he was possessing this scientific temper. तो रेनेसांस का ये था कि इन्होंने it was a reaction against dogmatism. It was a revolt against superstitious beliefs, myths. यानी कि जो तब तक की जो दुनिया थी, तब यानी कि क्वेश्चन, यानी कि इस रेनेसांस की एक और क्वालिटी थी कि पीपल बिगेन टू आस्क क्वेश्चंस। कोपरनिकस की अगर आप बात करोगे, कोपरनिकस यानी कि उसकी जब आप बात करते हो, उस बहुत सारे साइंटिस्ट उसी एरा में आए थे। उन्होंने फिर यानी कि वो अपनी रीजन को इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने इमोशंस को साइड में रखा, उन्होंने फिर हर एक चीज को एनालाइज स्टार्ट किया, यानी कि साइंटिफिकली देखा उन्होंने, वो रीजन को इस्तेमाल कर रहे थे, वो माइंड को अप्लाई कर रहे थे, रैशनल फैकल्टी जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने उन चीजों पे ध्यान दिया, उन चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, यानी कि दे ट्राई टू डू, दे ट्राई टू यानी कि जो जितनी भी चीजें हैं, दे वांटेड टू जैसे वो चीजें होती है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अनलेस एंड अनटिल जो भी थ्योरीज थी, जो भी बातें थी, जब तक ना वो एक्सपेरिमेंट उनको करते, जब तक ना उनको लगे कि ये चीज हाँ एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा है, तब तक वो बिलीव नहीं कर रहे थे। तो दिस रेनेसांस ये एक्चुअली 16th सेंचुरी की बात है। 16th सेंचुरी ये यूरोप में ये कॉन्सेप्ट चला था, यानी कि आपने 16th सेंचुरी के एरा में जाना है, आपने 16वीं सदी में जाना है। तब की दुनिया में लोग क्वेश्चंस रेज किए, इन्होंने ये क्वेश्चंस रेज किए कि नीदर इट इज ट्रू कि जो सन इर्द गिर्द जमीन का घूम रहा है कि या जमीन इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो फिर ऐसे इन्होंने क्वेश्चंस, इन्होंने ट्रेडिशनल बिलीफ्स पे क्वेश्चंस रेज किए। तो आजकल भी आप ये देखते हो कि मैन इज कॉट बिटवीन दिस ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ही इज कॉट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ही इज कॉट बिटवीन दिस फेथ एंड जिसको हम बोलते हैं डिसबिलीफ। तो यानी कि अगर आप चार्ल्स डिकिंस की जब आप बात करते हो, चार्ल्स डिकिंस वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ विक्टोरियन एरा। He had written a wonderful novel called A Tale of Two Streets, and that novel, at the very outset of that particular novel,
Even this novel begins with this sentence. वो जैसे वो लिख रहा है, it was the best of times, it was the worst of times, यानी कि it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. तो जब आप इस चीज का मुताला करते हो, इन वर्सेस का मुताला करते हो, तो चार्ल्स डिकेंस भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, विक्टोरियन एज के बारे में लिख रहा है कि जो विक्टोरियन एज है, इट इज caught between science and religion. Man is now deeply disturbed. He has now, यानी कि उसने फिर अब स्टार्ट किया है क्वेश्चन रेज्ड, उसने उसने he now he is now asking questions about church, about religion, about belief, faith, man's individual faith. तो यानी कि फिर और ऑन द अदर साइड वहां पे क्या था, वो साइंटिफिकली मैन, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. तो जब आप इस, हालांकि यहाँ पे आप बहुत सारी मीनिंग्स इस चीज से, यानी कि जब आप इस लाइन इस वर्स का मतलब इस जो ये सेंटेंस है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फूलिशनेस, यानी कि यहाँ पे आपको यू फाइंड दिस कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो जिसको आप बोलते हो, यहाँ से एक चीज आप क्या मिल रही है, आपको एज ऑफ विजडम मिल रही है, यानी कि लोग बाशऊर हैं, लोगों में जो जहन है वो साइंटिफिकली साइंटिफिक, यानी कि वो दे पोजेस द साइंटिफिक टेम्पर. लेकिन ऑन द अदर साइड वो यही लोग अपने रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं, अपनी बिलीफ से वो दूर होते जा रहे हैं, अपने यानी कि जो उनके इनर बिलीफ्स है, जो उनको काम करना चाहिए, वो उससे वो दूर हो रही है, यानी कि एक मीनिंग यहाँ पे ये भी निकलती है. तो यही चीजें 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो यानी कि वो फिर उन्होंने सवाल करना स्टार्ट किया था. मे बी 16th सेंचुरी जब वो तब तक मे बी जो लोग उनको दिखाया जा रहा था, बोला जा रहा था, उसी का वही वो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे थे. इट वाज द एज एक्चुअली, रेनेसेंस की जब हम बात करते हैं, इट वाज ड्यूरिंग दिस एज वी आर टॉकिंग अबाउट रेनेसेंस इन इंग्लैंड, यानी कि रेनेसेंस इन यूरोप. जब हम रेनेसेंस की बात करते हैं इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो वहां पे क्या हुआ था, जब ये मैन ने अब क्वेश्चन स्टार्ट किया करना, यानी कि इंस्टीट्यूशंस पे इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए. इवन जब 16th सेंचुरी में जो लोग थे, it even started asking questions about the authority of the church, even the role of church vis-a-vis politics, vis-a-vis other institutions of the state. तो यानी कि फिर रेनेसेंस की में ये है कि यहाँ पे आपको जो जब आप इस यानी कि साइंटिफिक टेम्पर जो था वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया था, लोगों ने यानी कि ऑब्जेक्टिवली देख रहे थे, एक्सपेरिमेंटली वो चीजों को प्रूव करना चाहते थे. तो फिर इस ये जो वो ये एरा है, इसमें जब हम इस एरा की बात करते हैं, एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं, तो ये वो एरा है, रेनेसेंस के साथ साथ ये वो एरा है, इसमें थिएटर ने भी ग्रो करना स्टार्ट किया. यानी कि अब आपने ये सोचना है कि 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में थिएटर्स थे. इंग्लैंड में थिएटर्स कब बनी थी? रेनेसेंस के दौर में. रेनेसेंस के दौर में यहाँ पे थिएटर्स ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे. थिएटर्स की बुनियाद रखी गई थी, जहाँ पे लोग जाते थे. कभी कभार कोई राइटर शेक्सपियर का प्ले देखता था, वो कॉमेडी भी देख सकता था. उनको अगर फॉर इंस्टेंस एज यू लाइक इट शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, या बेन जॉनसन की अल्केमिस्ट, या इवन कोई ट्रेजेडी भी देखना चाहता था, तो वो फिर थिएटर में, जैसे हम आजकल अगर आप थिएटर में जाते हो तो वहां पे आप मूवी देखते हो, मूवी में या तो आपको मूवी में आप मूवी एक ट्रेजेडी आपको देखने को मिलेगी, या आपको कॉमेडी मिलेगी वहां पे देखने को. कुछ जब मूवीज बनते हैं उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो. अगर आप अपना जो बोझ है, अपना जो आपका कुछ कई दर्द से गुजर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, यानी कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, you are suffering from this alienation, burdensome life guzar rahe ho, then what you need is you require, you feel कि कोई आपको ऐसा बंदा मिले जो आपका बर्डन कम करे, जो आपका बोझ हल्का करे. तो एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास
बेस्ट सोल्यूशन है क्या है कि आप थिएटर जाते हो आजकल, अब आप मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट आपके पास है, इवन अब आप वहां से भी देख सकते हो। तो फिर आप कॉमेडी शोज देखा करते हो, बहुत सारे कॉमेडी शोज आते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे कॉमेडी शोज आते हैं। कपिल शर्मा शो एक बहुत बड़ा पॉपुलर शो अभी चल रहा है, बहुत सालों से वो चलता आ रहा है, लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट वहां से मिलती है। तो ऐसे ही शेक्सपियर यानी कि एलिजाबेथन एरा में क्या था, वहां पे भी लोग अगर मान लीजिए कि वो कभी कभार कॉमेडी देखने जाते थे, कभी कभार वो ट्रेजिडी को देखते थे। शेक्सपियर की मैकबेथ, शेक्सपियर का हैमलेट, उसकी एक और ट्रेजिडी किंग लियर, उसने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत सारी ट्रेजिडीज लिखी हैं। तो अब शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, शेक्सपियर में एक्चुअली ये है कि इसने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है, यानी कि शेक्सपियर एक ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। शेक्सपियर इज रिप्रेजेंटिंग योर एंड माइंड इमोशंस, सेंटिमेंट्स। ही इज यानी कि रिप्रेजेंटिंग द फीलिंग्स ऑफ men and women from all walks of life. When you read Shakespeare's play, when you read Shakespeare's यानी कि sonnet, you find as if Shakespeare is talking about yourself. You feel Shakespeare is representing yourself. You feel Shakespeare is depicting your emotions and thoughts, even opinions. तो वहां पे अब आप वहां पे स्टार्ट करते हो, शेक्सपियर को लाइक करते हो, क्योंकि आपको फील होता है आप कि शेक्सपियर कोई बंदा मेरी ही जो आपके साथ हो रहा है उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं चीजों के बारे में वो लिखता है। बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कोई भी आप अगर आप शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि शेक्सपियर के ने क्या क्या लिखा है, शेक्सपियर ने किन चीजों को आपके सामने रखा है। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू रीड मिर्जा गालिब्स पोइट्री, you would always find Mirza Ghalib's poetry. There is this note of hopelessness, note of pessimism in Mirza Ghalib's poetry. अब ये नहीं है कि मिर्जा गालिब की पोइट्री में आपको हंसी नहीं मिलेगी, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, आयरनी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हम ये at the very outset of this lecture I mentioned one verse from Mirza Ghalib wherein he जब जहां जहां तंज की नजर से वो लिख रहा है, जैसे वो लिख रहे हैं उसमें कि रिक्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, यानी कि इन अदर सेंस ही इज द मास्टर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप उसकी पोइट्री पढ़ते हो आपको फील हो रहा है कि बस मिर्जा गालिब इज फॉर यू, ही इज रिप्रेजेंटिंग योर इमोशंस। फॉर इंस्टेंस जैसे वो कोई भी आप उसकी गजल उठा लो, कोई भी आप उसकी नज़म ले लो, तो अब आपको लगेगा कि अगर आप किसी फेज से जा रहे हो तो यू वुड फील कि ही इज रिप्रेजेंटिंग यू। फॉर इंस्टेंस यू आर यानी कि आप यू आर डिजेक्टेड, यू आर यानी कि होपलेस, you are going through bad patches of your life, you are not achieving something, you are not getting the results which you want. So in that sort of situation what you need, you require inspiration. आपको कोई ऐसा बंदा मिलना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे। तो आपके सामने बेस्ट एक राइटर होता है। राइटर आपको बड़े अच्छे तरीके से इंस्पायर करता है। फॉर इंस्टेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वेल नोन अमेरिकन पोइट, जब आप उसकी पोएम्स पढ़ते हो वहां वो आपको कंटिन्यूअसली इंस्पायर करता रहता है। इवन दो अगर आपको वो आपको समझा रहा है कि अगर आप के पे कोई बुरा दौर से गुजर रहे हो, अच्छा दौर भी आने वाला है। जैसे वो उस पोएम में लिख रहे हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is the verse, this is the stanza actually, which first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, used to keep on his desk. He had written these lines himself with his own pen, and then he उसने फिर अपने डेस्क पे ये लाइंस रखी थी, रख के वहां पे अपने डेस्क पे रखी थी। Why? Because Jawaharlal Nehru was of the opinion these are the lines, if at any point of time I am hopeless, I am getting dejected, I am not achieving the desired results,
दीज यानी कि आप होपलेस बनते जा रहे हो। तो यहाँ पे ये लाइन्स हैं कि जो मेरे को इंस्पायर करेंगे, जो मेरे को बोलेंगे कि नहीं, इसके आगे भी और दुनिया है। अगर ये वाला फेज जा रहा है तो आगे और आपके डिफरेंट फेज हो सकता है। तो जैसे भाई हम फिर इकबाल की अगर आप बात करोगे, इकबाल की पोइट्री से भी, जैसे रॉबर्ट फास्ट की पोइट्री से आपको इंस्पिरेशन मिलती है। रॉबर्ट फास्ट की पोइट्री से आपको बहुत ऐसी चीजें मिलती हैं। इवन इफ यू, अगर आप बड़े मायूस की जिंदगी गुजार रहे हो, नाउमेद हो चुके हो, read Robert Frost. These couple of lines are enough for you to make yourself, create this self belief that you could do something. You are capable of doing all things on this planet. But what you need is this belief, this determination, which Robert Frost is talking about. The woods are lovely, dark and deep. Doesn't matter how uh, बैडली यू आर, जैसे आप मायूस हो, वो फेज आपकी जिंदगी में है कि आपको बस होपलेसनेस नजर आ रही है। तो वैसे इस वर्ष में भी आपको वही दिखा रहे हैं इस लाइन में रॉबर्ट फास्ट की, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसी सेंस में जब आप अल्लामा इकबाल की पोइट्री पढ़ते हो, read his poetry, especially he had created उसकी पोइट्री में आपको शाहीन का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी कि उसकी पोइट्री में उसने एक बर्ड का, जो जिसको शाहीन है, शाहीन नाम देते हैं हम, तो शाहीन का उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है। एक्चुअली व्हाट दिस symbolizes, this shaheen, this eagle, actually it's a symbol for self reliance, self respect, यानी कि courageous spirit। यानी कि इकबाल का भी यही मानना था कि यू विल हैव टू लिव योर लाइफ लाइक एन ईगल। जैसे ईगल का क्या काम है? ईगल का काम है to touch the sky, to go in the, higher and higher in the air। वैसे ही इकबाल भी बोल रहे हैं। शाहीन का जब आप उसमें उसकी पोइट्री में देखते हो, शाहीन को क्या जरूरत थी उस पोइट्री में, अपनी पोइम्स में लाना? वो यही था कि आपको इंस्पायर करता है कि, यानी कि यू विल हैव टू लिव योर लाइक this, like this eagle, यानी कि you will have to become this, जैसे वो eagle होता है, वो you will have to create this, become this वो man of determination। यानी कि आप में वो चीजें होती, man of strength, man of hope जिसको बोलते हैं। इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम्स आप ले लो, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम्स में भी आपको यही देखने को मिलता है कि he is always encouraging you। तो वैसे ही आप विलियम शेक्सपियर के प्लेज में भी देखते हो, विलियम शेक्सपियर के राइटिंग्स में भी देखते हो। जैसे विलियम शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, उसके प्लेज में आप दो चीजें देखते हो। एक तो ये है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेस्टिनी एंड फ्री विल है। यानी कि हीरो, अ प्रोटैगनिस्ट टॉक अबाउट एनी प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले, वेदर इट इज किंग लेयर, हेमलेट, और इवन फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो उसकी है, उनकी बात कर लो, तो वो इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है आपको कि ये चीजें आप करो, इन चीजों से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इन चीजों से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो डियर लर्नर्स, अभी हम बात कर रहे हैं, ये अभी जो विलियम शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेस्टिनी और फ्री विल उसकी प्लेज में आप देखते हो। जैसे वो जूलियस सीजर में लिखते हैं विलियम शेक्सपियर, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। Let me recall this verse, let me recall this line once more because it's interesting. The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves। यानी कि यहाँ पे आपको शेक्सपियर वैसे अल्लामा इकबाल की तरफ देखने को मिल रहा है कि वो बोल रहा है कि अब अपने आप को ब्लेम करना। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, अगर आप फेलियर्स को फेस कर रहे हो, यू विल हैव टू ब्लेम योर ओन सेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं, तो डेस्टिनी की बात कर जब हम करते हैं, शेक्सपियर
डेस्टिनी के कभी कभार वो डेस्टिनी पे लिखते थे, डेस्टिनी को फेवर करते हैं, लेकिन कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड शेक्सपियर टॉकिंग अबाउट दिस फ्री विल। तो डियर लर्नर्स, शेक्सपियर के बारे में हम बात को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैकबेथ के बारे में हम जितने भी थीम्स इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में सम अप करने की कोशिश करेंगे, उनको बड़े डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।